सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है दीपक कुमार सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं आईएएस पीसीएस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है यह बीपीएससी का मेरा इंटरव्यू लेटर है। यही लेटर आपको ले जा करके और बीपीएससी में जब आप ये दिखाएंगे तभी आपका इंटरव्यू होता है। देखिए, मेरा इंटरव्यू वैसे तो 25 जनवरी को स्लॉट किया गया था, लेकिन चूंकि उसी दिन यूपी पीसीएस मेंस का ऑप्शनल पेपर था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे इंटरव्यू का डेट चेंज कर दीजिए बीपीएससी से, क्योंकि मेंस का डेट तो नहीं चेंज होगा ना किसी के लिए, लेकिन इंटरव्यू का इजीली चेंज हो जाता है, इवन यूपीएससी में भी चेंज हो जाता है। तो अगर किसी को कोई कार्य पड़ जाता है तो आप चेंज करा सकते हैं अपना अपना डेट, प्रूफ देना पड़ेगा आपको, ठीक है, रोल नंबर के साथ। तो उन्होंने एकदम से आखिरी दिन आखिरी में इंटरव्यू रखा और रिजल्ट भी वही आखिरी ही दिया। तो मतलब मैंने ऑलरेडी अपना मार्कशीट शेयर कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली 10 फरवरी को इन्होंने इंटरव्यू रखा था। मैं यहाँ जो बातें करूँगा कि मेरी एक्सपीरियंसेस क्या रहे, कैसे कैसे आप वहाँ पे एंट्री करते हैं, फिर क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, फिर बोर्ड के समक्ष मेरे से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, इन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। और आपको अभी क्या करना चाहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। देखिए, मेरे पास 5 इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपी पीसीएस का अपर सबऑर्डिनेट, और बीपीएससी का, यूपीएससी का सीएपीएफ का इंटरव्यू और आईबी का इंटरव्यू। तो इन सारे इंटरव्यूज और 2 इंटरव्यूज अभी मेरे पेंडिंग हैं। इन सारे इंटरव्यूज की जो मदद से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली इंटरव्यू का प्रोसेस होता क्या है और इसमें आपकी क्या चीज़ें वो देखना चाहते हैं। क्योंकि शुरू में मुझे भी नहीं समझ आता था, मुझे लगता था कि ठीक है, अपना डैफ तैयार कर लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, मतलब जो भी आप ऑप्शनल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी क्या है, हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि आपको परफॉर्मा ये प्रपत्र मिलता है इस तरह का, तो आप इसको भर लेंगे। जब आपका डेट आ जाएगा तो इस तरह का प्रपत्र मिलेगा और इसमें आपको पूरी सर्विस भरनी होती है। जितनी सर्विसेज होंगी ना, तो इसमें क्रम संख्या आपको पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप बीपीएससी में सेलेक्टेड हैं तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चीज़ को, पूरी पूरी प्रोसेस को। देखिए, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, तो जैसे मॉर्निंग सेशन में होगा या फिर आफ्टरनून सेशन में होगा, उस समय आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 9 बजे पहुंचे या 2:30 बजे पहुंचे, जैसे ही बीपीएससी के गेट के अंदर आप घुसेंगे तो राइट साइड में बैठने का जगह बनाया हुआ है, ताकि कैंडिडेट्स वहाँ पे आकर के सबसे पहले रुकते हैं। और वेटिंग कह लीजिए कि वो रूम है एक तरह से, वहाँ पे गार्जियंस भी होते हैं, वो लोग भी वहाँ पे रुकते हैं। उसके बाद आपको ले जाए, वहाँ से एक आदमी आएंगे जो कॉल करके आपको ले जाएंगे कि चलिए हम सबको फिर रोल नंबर वो बताते हैं और वो कोड देते हैं। जैसे ABCD 40 लोगों का एक बार में इंटरव्यू होता है, जैसे मॉर्निंग सेशन में मान लीजिए, तो 40 लोगों को 10 लोगों को A, 10 को B, 10 को C और 10 को D, ऐसे मिल गया। और फिर कुछ आपका मतलब इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद कोविड का टेस्ट हुआ था, जो रैपिड टेस्ट होता है। और उसके बाद आप थोड़ा सा, बहुत टाइम टेकिंग होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक बड़ा सा हॉल होता है, उस हॉल में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाया जाता है। और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जैसे ही आपका होता है तो एक टेबल होती है, वहाँ पे ले जा करके आपको एक कोड दिया जाता है। चूंकि बीपीएससी में ना आपका नाम उनको नहीं पता है, जैसा कि बीपीएससी ऐसा कहता है कि उनके पास आपका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, वो आप ही से पूछेंगे और बिना आपका नाम पता को जाने हुए आपका इंटरव्यू लेंगे। तो वहाँ से जब आपको कोड मिल जाता है तो आपको बता दिया जाता है कि आपको कहाँ जाना है और कौन सा आपको बोर्ड पड़ा है, ठीक है। तो फिर जिस बोर्ड में आपका होगा इंटरव्यू, तो वहाँ पे जाएंगे। तो उस, जैसे एक कैंडिडेट अंदर गया होता है और आपको बाहर बिठाया जाएगा। जैसे मैं जहाँ बैठा था, चौधरी सर का बोर्ड था, तो बाहर की तरफ आपको एक कैंडिडेट को बिठा दिया जाएगा और अंदर एक का इंटरव्यू चल रहा होता है। ये ऐसा मोमेंट होता है जिसमें धक धक बहुत ज़्यादा होता है, लगता है, मतलब वो सबसे ज़्यादा डर उसी टाइम लगता है। इनफैक्ट आपको जब आप इंटरव्यू देंगे ना, उस टाइम डर नहीं लगेगा, लेकिन जब आप बाहर बैठे होते हैं ना, लगता है कब बुला दिया जाएगा, कब हलाल होने के लिए आप कब जाएंगे, इसका कुछ पता नहीं है। वो बहुत ही डरावना मोमेंट होता है।
तो उसके बाद क्या होगा ना, उस समय ना मतलब आपको लगेगा कि बार बार एक नंबर के लिए जाएं क्या, मतलब इस तरह की फीलिंग आने लगती है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इंटरव्यू पे बात करते हैं और बाद में बात करेंगे कि अभी आपको करना क्या चाहिए। मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मैं घुसा तो मैं आई कम इन सर, तो बोर्ड में कोई भी लेडी मेंबर नहीं थी। अगेन जैसे मैंने अपना यूपीएससी का भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया था, वहाँ पे कोई लेडी मेंबर नहीं थी। यूपी वाले में एक लेडी मेंबर थी चार में से। अच्छा, बीपीएससी में ना चार लोग होते हैं, मैं बता दूं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पांच लोग, सीएपीएफ में चार लोग होते हैं वहां पे जो इंटरव्यू आपका लेंगे, बीपीएससी में चार और यूपीपीसीएस में भी चार। बस पांच मुझे जो है मिले, और इनफैक्ट आईबी में भी चार ही थे। मतलब पांच सिर्फ मिले थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। तो ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि लेडी मेंबर को पहले ग्रीट करना है, या अगर मान लीजिए आपके बोर्ड में लेडी है। देखिए इससे बहुत आसान है, मैं भी बहुत इस पर कन्फ्यूजन में रहता था कि किसको ग्रीट किया जाए। अलग अलग लोगों से पूछेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग बोलेंगे। कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, लेडी मेंबर को आप पहले कीजिए क्योंकि वुमेन फर्स्ट। कोई बोलेगा नहीं, जो बोर्ड का चेयर है उसको कीजिए। मेरा सेटल्ड फैक्ट जिस पे मैं कंक्लूजन पे पहुंचा वो यह है कि आप जाइए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर डिवाइड कि कौन लेडी है या कौन नहीं है, जेंट्स है, आप सीधे जो चेयर है चाहे वो लेडी है या जेंट्स है उनको अभिवादन कीजिए उनका, कि मान लीजिए गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर। उनको बोलने के बाद और फिर मान लीजिए कि वो अगर मेल हैं तो आपने बोला गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद आप अगर कोई लेडी है तो उनको बोलिए कि गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद मान लीजिए दो लोग अगर और जेंट्स हैं तो उनको बोलिए गुड मॉर्निंग सर, एक ही बार में, सेपरेटली नहीं, एक ही बार में। या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर लेडी मेंबर चेयर कर रही हैं तो आप उनको बोलिए गुड मॉर्निंग मैम, और बाकी अगर मेल हैं तो गुड मॉर्निंग सर्स, एक ही बार में, काम खत्म। ठीक है, इतना हेडेक नहीं लेना है। देखिए अगर कहीं पे राष्ट्रपति महोदय आते हैं तो उनकी जो सेक्रेटरी है अगर वो लेडी है तो आप उनको थोड़े करेंगे अभिवादन, पहले पहले तो राष्ट्रपति को ही करेंगे ना। जो हेड होता है आप डेजिग्नेशन पे जाइए, नॉट ऑन जेंडर। अगर ठीक है दोनों का रैंक इक्वल है तो आप लेडी को प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट वहां पे वो चेयर कर रहे हैं तो चेयर को ज़्यादा महत्व आपको देना चाहिए। जैसे ही आपने अभिवादन किया वहाँ तुरंत नहीं बैठ जाना। ये नहीं कि उन्होंने कहा यस कम इन, जैसे ही बोले यस कम इन आपको बोलना है थैंक यू सर या थैंक यू मैम। तो जैसे ही उन्होंने बोल दिया तो वहाँ जा करके और बिल्कुल अच्छे तरीके से खड़ा होना है आपको। या तो आप हाथ सीधी रख सकते हैं या आगे की तरफ दोनों हाथ को ऐसे करके मतलब दोनों हाथ पे हाथ रख करके खड़े हो सकते हैं। मतलब लगना चाहिए कि हम्बल पोजीशन में आप वहाँ पे खड़े हैं, राइट। उसके बाद चेयरमैन जो होंगे या चेयरपर्सन जो होंगी वो बताएंगी आपको कि यू मे टेक योर सीट। जैसे ही बोलेंगे तो आप अगेन उनको बोलिए कि थैंक यू मैम या थैंक यू सर, और फिर उसके बाद आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। कुछ लोग मैं देखता हूँ एकदम सीधी लगेगा कि आर्मी का अभी अभी मतलब उस तरह नहीं बैठना है कि और कुछ लोग एकदम ही आगे की तरफ झुक जाएंगे, ऐसा लगेगा कि इंटरेस्ट नहीं है उनको कोई। अरे इतना इंपॉर्टेंट दिन है भाई, थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन में आप बैठिए, इतना भी झुक करके क्या बैठना है। तो इस तरह से आप अपने आप को, पर्सनालिटी टेस्ट है ये आपका, मेंस और प्रीलिम्स का नहीं है। वहां जैसे बैठना होगा बैठ लेना, पलथी मार के बैठ जाना आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बट यहाँ पे लगना चाहिए कि हाँ ये ऑफिसर लायक गुण है, इस बंदे या बंदी में ऑफिसर लायक गुण है, राइट। जैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो तो वहां पे एक बार आप सबसे नजर मिला करके और हल्का सा स्माइल दीजिएगा। आर्टिफिशियल स्माइल नहीं होना चाहिए, मतलब हल्का सा। आपने देखा होगा रामायण में जो अरुण गोविल है राम का जो रोल करते हैं ना, वैसा वाला स्माइल होना चाहिए। देखिए कितना छोटा सा स्माइल वो हमेशा करते रहते हैं, वैसा वाला। और आर्टिफिशियल स्माइल से प्लीज बचिएगा, इससे मैं बहुत बड़ा, आप कोचिंग में कहीं भी जाएंगे ना दिल ऑलवेज से कि आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है। अरे भाई इतना इंपॉर्टेंट डे है, वहाँ मजाक थोड़े चल रहा है, कपिल शर्मा का शो थोड़े चल रहा है। वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रही हैं, जो राज्य के सबसे बड़े अधिकारी के पद पे आपकी नियुक्ति की जा रही है राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो सीरियसनेस तो चेहरे पे होनी चाहिए। हाँ सीरियसनेस होनी चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप तनावग्रस्त दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की स्थिति से परहेज कीजिए आप। हाँ तो जैसे ही मान लीजिए कि चेयरमैन आपको शुरू करेंगे, पहला सवाल यही होगा कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप अपना जाति धर्म नाम भी नहीं बताना है, ये सब मत कीजिएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपने ज़िला का नाम बता सकते हैं और चाहें तो ज़िला का नाम मत भी बताइए, उससे कोई दिक्कत, मैं कहूँगा नहीं ही बताइए। आप सीधे बताइए अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में कि आपने ये किया है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है और आपकी हॉबीज ये हैं। जैसे मैं उसके बाद वो आपसे पूछेंगे, यही मेरे से सवाल पूछा गया था,
फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपकी वरीयता क्रम क्या है, जो अभी आपको मैंने प्रपत्र दिखाया उस प्रपत्र में आपने क्या भरा है। तो आप बताएंगे, ऊपर से सिर्फ टॉप 3 बताना है। जैसे मैं 5 बताने वाला था, मैंने डिसाइड किया था, तो चौथा भी बता ही रहा था, तब तक उन्होंने मुझे टोक दिया और बोला ठीक है ठीक है ठीक है, इतना काफ़ी है। तो आप मैं सेटल्ड फैक्ट पे, यूपी में भी मेरे से ये सवाल पूछा गया था, तो वहाँ हालांकि उन्होंने थोड़ा ज़्यादा पेशेंस दिखाया था और पांचों सुन लिया था, बट यहाँ पे मुझे टोक दिया कि नहीं नहीं 3 काफ़ी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि 3 आप बता करके और चुप हो जाइए। प्रेफरेंस जैसे ही पूछ लेंगे, उसके बाद ऑप्शनल बैकग्राउंड आपका हो ही गया। तो मेरे से उसके बाद उन्होंने पूछा कि जैसे मैंने उन्होंने सुन लिया कि पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है, तो उन्होंने कहा कि 1947 में बलूचिस्तान में क्या स्थिति थी, क्या सब कुछ चल रहा था। अब मेरे साथ पता नहीं, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी, यूपी में तो बहुत अच्छा चला और वही कारण था कि यूपी का मेरा इंटरव्यू का स्कोर हाईएस्ट था। बट यहाँ पे अब मुझे क्लियर कुछ नहीं मालूम था। ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस ऑफ कोर्स सुने थे, हमेशा से ही होते रहे वहाँ पे, तो बट कुछ क्लियर पिक्चर नहीं मालूम था, तो मोटा मोटा सा आंसर दिया था जो चेयर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। फिर उन्होंने पूछा कि एक पीएसआईआर स्टूडेंट के रूप में आप कश्मीर समस्या को कैसे देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, तो इसका मैंने संतोषजनक जवाब दिया था। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि हॉबीज़ मैंने बताया था, तो हॉबीज़ में मैंने बताया था कि सर मेरी हॉबीज़ है ओपन वाटर स्विमिंग और दूसरा है कि डिबेट करना। तो स्विमिंग जैसे ही आप कहेंगे ना, तो लोगों को लगता है अच्छा तैराकी और वो भी ओपन वाटर। तो उन्होंने पूछा था कि ओपन वाटर स्विमिंग क्या होती है। तो मैंने कहा सर स्विमिंग पूल में के अलावा जो होती हैं, जैसे कि नदी में तैरना, अब मेरा बाढ़ वाला क्षेत्र है, तो हम लोग तो नदी में ही तैरने का आदत है। मुझे याद है मैं क्लास 5th से मुझे तैरना आता है। तो तैरना वो चॉइस नहीं थी, वो मजबूरी थी, क्योंकि अगर आपको सरवाइव करना है बिहार में, अगर आप बाढ़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपको सरवाइव करना है तो फिर आपको तैरना सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे याद है कि कई बार नाव जो है पलट जाती थी, तो ऐसे सिचुएशंस में आप कैसे सरवाइव करेंगे, तो वो खैर वो अलग मुद्दा है। बट मैंने बताया कि ओपन वाटर स्विमिंग, तो उन्होंने कहा कि फिजिक्स में एक रूल अप्लाई होता है स्विमिंग को लेकर के, उसका नाम क्या है वो प्रिंसिपल का। तो मैंने कहा सर आर्कमिडीज प्रिंसिपल है। अब मुझे ये लगा ये ना पूछ लें कि आर्कमिडीज प्रिंसिपल पूरा बताओ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं था। बट फॉर्चुनेटली उन्होंने इतना नहीं पूछा कि आर्कमिडीज प्रिंसिपल बताओ, बस मैंने बताया, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया, और फिर उसके बाद जो उनके राइट में मेंबर एक बैठे थे और लेफ्ट में 2 मेंबर बैठे थे, तो राइट वाले मेंबर को बोला कि आप पूछिए। तो उन्होंने पूछा कि उस समय ना ट्विटर पे बहुत कुछ हॉट चल रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि ये ट्विटर, बीपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ट्विटर को लेकर के। उन्होंने पूछा कि उस समय कोई पॉर्न स्टार थी, पता नहीं उनका नाम मैं भूल गया हूँ। तो उन्होंने कुछ फार्म बिल को लेकर के, फार्म लॉज को लेकर के उन्होंने कुछ ट्वीट किया था, तो आप बता सकते हैं कि क्या ट्वीट किया था। तो मैंने बताया कि कुछ अगेंस्ट में ही ट्वीट था सर, एग्जैक्ट तो ट्वीट, उन्होंने एग्जैक्ट ट्वीट पूछ रहे थे, तो मैं नहीं बता पाया था। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अभी सचिन के ट्वीट से आप कहाँ तक सहमत है फार्म बिल को लेकर के, फार्म लॉज को लेके। अब बैक टू बैक 2 क्वेश्चन, और सचिन वाला भी ट्वीट मुझे ठीक से ध्यान नहीं था। तो मैंने जवाब अब कहा कि अब रुकेंगे नहीं, ये गलती है, हालांकि आप बोल दीजिए कि हमने नहीं देखा है सर ट्वीट, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मैंने गेस लिया एक, और मैं बताना शुरू किया, तो उनको लग गया कि इन्होंने ट्वीट ठीक से देखा नहीं है। तो उन्होंने पूछा है कि अच्छा बताइए ट्वीट में उन्होंने लिखा क्या था। अब अगेन मैं फंस गया। तो मैंने कहा सर एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, बट ये बातें उन्होंने एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के, तो थोड़ी सी सवाल उन्होंने पूछा कि अच्छा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो ये सब तो मैंने बता दिया था। फिर उन्होंने अपने जो लेफ्ट साइड में मेंबर थे उनको, यानी कि मेंबर 2 कहें या मेंबर 3 कहें, अगर चेयरमैन को ले लेंगे तो, उनको बोला। तो उन्होंने कहा कि आपने बोला कि डिबेट आपकी हॉबी है, तो आप हमें ये बताइए कि करप्शन को जस्टिफाई कीजिए, मतलब इसके प्रो में आप आर्गुमेंट्स दीजिए। अब ये बहुत ही एथिकल डिलेमा वाला क्वेश्चन है। करप्शन का मतलब ही होता है कि फेलियर ऑफ एथिक्स, और यहाँ पे आपको वो कह रहे हैं कि करप्शन को जस्टिफाई कीजिए। अब जस्टिफाई करेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी डिबेटिंग स्किल्स नहीं मानी जाएगी, द्वंद्व की स्थिति हो गई। बट फिर भी 2 मैंने जस्टिफाई करके, अब सोचा ज़्यादा जस्टिफिकेशन दोगे तो बहुत करप्ट ये मान लेंगे, इसलिए मैं चुप होना उचित समझा। और वो फिर कह रहे थे और बताओ। मैंने कहा सर बस इतना ही मुझे, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, बट मैंने पैर पीछे खींच लिया 2 बता करके। फिर थोड़ा सा लूसेंट टाइप का सवाल उन्होंने शुरू किया। मैं कहूँगा लूसेंट भी थोड़ा सा देख लीजिएगा,
3 अफ्रीकन देशों की राजधानियाँ, और करेंसी पूछा तो मैंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, लेकिन राजधानियाँ हालांकि मैं बता दिया था। तो राजधानियाँ में उन्होंने पूछा नाइजीरिया का, युगांडा का और साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का उन्होंने पूछा कि 3 कैपिटल है, तो 3 में से मैं 2 बता पाया था, तीसरा नहीं बता पाया था। फिर पूछा कि इक्वेटर किन किन देशों से होके गुजरता है। अब मुझे लग रहा था यार ये तो यूपीएससी प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ा था, अभी तो याद ही नहीं है। तो जो भी 2-3 कंट्रीज याद आ रही थी उनका नाम बोल दिया, बाकी बोल दिया सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने नेक्स्ट मेंबर की तरफ इशारा किया चेयरमैन ने, तो उन्होंने पूछा कि पढ़ाई के अलावा और क्या पढ़ते हो, जो अपनी सिलेबस है उसके अलावा क्या पढ़ते हो, कोई बुक्स बताओ। तो मैंने बताया उनको, अब ऐसा कोई बुक्स नोवेल वगैरह मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, तो मैंने बताया कि सर न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, इसके अलावा कुछ मैगजीन्स पढ़ता हूँ, जैसे कि वर्ल्ड अफेयर, सॉरी, जैसे कि मान लीजिए कि कौन सी मैगजीन, जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र, मुझे ध्यान नहीं है किसका नाम लिया था, बट इसी तरह के कुछ मैगजीन्स का नाम लिया होगा। तो कहा कि ये भी तो रिलेटेड टाइप ही हैं, कुछ अलग। मैंने कहा कि सर फिलहाल में ना मैंने सोचा कि ऑप्शनल मैंने चेंज किया था पॉलिटिकल साइंस से सोशियोलॉजी की तरफ, यूपी का मेंस उसी से दिया था, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, बोल देता हूँ कि सर इंटरेस्ट के तौर पे मैंने एक अलग सब्जेक्ट पढ़ा है, तो मैंने बोल दिया कि सर सोशियोलॉजी पढ़ा है, मुझे लगा इससे सवाल पूछेंगे तो मैं डिफेंड कर लूँगा। बट उनको कोई इंटरेस्ट था नहीं उसमें, सोशियोलॉजी में। उन्होंने कहा कि चलो न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो ना, मैंने कहा हाँ। बोले कि आज न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में क्या छपा था, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैंने कहा द हिंदू। तो बोला द हिंदू में आज एडिटोरियल में क्या छपा था, मैंने कहा लो। अब उस दिन का फॉर्चून, मैं लास्ट 2 डेज का ना एडिटोरियल नहीं देखा था, मैं न्यूज़ पे फोकस कर रहा था। ये बहुत बड़ी मिस्टेक कहीं, मुझे नहीं पता था, क्योंकि देखिए नॉर्मली हमें क्या लगा ना कि उनको क्या मतलब है कि एडिटोरियल पे क्या छपा है, मुझे लगा कि उनको मुद्दों से मतलब होगा कि अच्छा क्या मुद्दे अभी हॉट हैं, तो मैं न्यूज़ ऑन एआईआर इस सब से ना मैं बहुत सारे मुद्दे इकट्ठा कर लिया था। बट वो अलग ही डायरेक्शन में गए, तो मैंने कहा सर माफ़ कीजिएगा, मैंने एडिटोरियल तो मैं देख नहीं पाया, बट अगर आप पूछेंगे 2 दिन पहले तक का तो मैं बता सकता हूँ कि उसके पहले क्या छपा था, 2-3 दिन का पीछे का मैं बता सकता हूँ। तो बहुत ही उनको ऑड सा लगा कि ये क्या बात हुई, आपकी इंटरव्यू जो है इवनिंग सेशन मतलब आफ्टरनून सेशन में है, शाम के 4-5 बज रहे हैं और आपने न्यूज़पेपर का एडिटोरियल नहीं पढ़ा। तो मैंने सॉरी बोला उनको। फिर उन्होंने कहा कि देशद्रोह के बारे में जानते हो, तो मैंने हाँ देशद्रोह के बारे में मैंने बताया उनको। तो आईपीसी के सेक्शंस और केदारनाथ सिंह जजमेंट ये सब मैंने बताना शुरू किया कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो वो ऐसे मुंह ऐसे करके खड़े और मतलब मुंह बाके, और फिर उन्होंने कहा ये सब मत बताओ ना, मुझे ये बताओ कि शशि थरूर ने क्या ट्वीट किया था। अब तो ट्वीट शब्द सुन के ना मुझे चिढ़ हो गया कि ये क्या ट्विटर ट्विटर लगा रखा है, और मेरा सच में मैं ट्विटर पे हुई नहीं, इनफैक्ट उस समय तो मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, बट तब भी लोग बना लेते हैं यूट्यूब चैनल बनाने के बाद ट्विटर पे, बट मैं नहीं हूँ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब चीज़ों को नहीं यूज़ करता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सर शशि थरूर का क्या ट्वीट था ये तो मुझे नहीं पता है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग ट्विटर भी देख लीजिए, बीपीएससी के मेंबर्स मुझे लगता है अखबार कम और ट्विटर पे ज़्यादा रहते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे थोड़ा। तो मैंने बताया कि सर सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं, मतलब कल कल ही कही हैं देशद्रोह को लेकर के, तो आप अगर परमिशन दे तो मैं वो बातें बता सकता हूँ। तो बोला नहीं शशि थरूर का आप बताइए, तो मैं अब मना कर दिया कि नहीं पता है। फिर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है इंटरव्यू आपका ओवर हो गया। अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है कि एक गलती हो गई, जब ये चेयरमैन ने इंटरव्यू बोल दिया कि ओवर हो गया, तो नॉर्मली अब मेरे मन में आया कि मैं पूछूं कि नहीं कि अब मैं बाहर जाऊं कि नहीं, बट वो नीचे देख रहे थे, कुछ लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो मैंने आज पूछा कि सर मे आई गो आउट सर, तब तक वो ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद ऐसा, तो उन्होंने ऊपर देखा और बोला हाँ। मैंने बोला सर मे आई गो आउट, बोला हाँ 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 हाँ, ऐसे मतलब लगातार बोला उन्होंने। तो मुझे लगा पता नहीं ये शायद ऑड सा हो गया, अगर उन्होंने बोल दिया कि आपका इंटरव्यू ओवर हो गया तो आप उठिए और सबको अभिवादन कीजिए, थैंक यू वेरी मच, सबको बोलिए थैंक यू सर या थैंक यू सर्स बोलिए आप एक ही बार में, और आप बाहर निकल जाइए, ठीक है। इतना पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बचपना लगेगा कि मे आई गो आउट सर। नाउ अब हम आते हैं कि अभी आपको करना क्या चाहिए। अब ये तो पूरी कहानी हो गई कि वहाँ आप घुसे, वहाँ पे किस तरह के सवाल पूछे गए, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों का अभी इंटरव्यू है उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसमें कि आपका नाम,
डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, इन सारे मुद्दों को तैयार कीजिए। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल से पढ़े हैं जिसमें कि एनी बेसेंट का नाम है, जैसे मैं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से पढ़ा हूँ और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल को एनी बेसेंट ने फाउंड किया है। अब प्रोबेबिलिटी है अगर उनको पता लग जाए, किसी मेंबर को पता हो कि CHS जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा मतलब फाउंडर है वो, तो पूछ सकते हैं। फिर BHU से लिंक है तो मदन मोहन मालवीय पे भी जा सकते हैं। या कई लोगों का स्कूल का नाम ही होता है कि विवेकानंद या सैनिक स्कूल, तो इस तरह की चीज़ों पे आप तैयार रहिए, आपसे सवाल बन सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद आप रोज एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, और उसके साथ आप जो लोकल न्यूज़ होती हैं उसको भी देखिए कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में कौन सी स्कीम्स आ रही हैं। जैसे आपसे हो सकता है पूछे कि बिहार सरकार की किन्हीं 5 स्कीम्स का नाम बताइए जो वुमेन के लिए हो, या सोशल एम्पावरमेंट के लिए कौन सी स्कीम्स है, बच्चियों के लिए कौन सा स्कीम है। इस तरह की बातें हो सकता है कि आपको पूछा जाए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए मिरर के सामने। एक बड़ा वाला जो शीशा होता है ना, उस शीशे के सामने आप बैठ जाइए एकदम। आपको कोट के साथ बैठना है तो कोट के साथ, या कोट के साथ मत बैठिए, शर्ट पैंट नॉर्मल डालिए और वहाँ पे बैठ जाइए, और बैठ करके और अपने आप से बातें कीजिए। जैसे आप सवाल पूछिए और एक सवाल का लिस्ट बना लीजिए और उन्हीं सवालों को पूछिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आप 5 ही सवाल का प्रैक्टिस करें, 10 ही सवाल का करें, बट ये करना बहुत ज़रूरी है। और अपनी आंखों में आंखें डाल करके आप बात करेंगे, राइट। और लास्ट वीक जो होगा या लास्ट डे होगा, उस समय की न्यूज़ पे आप खास ध्यान देंगे जिस समय आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। ऑप्शनल के थ्योरेटिकल पार्ट पे मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, कहीं कोई नहीं जाता है। सिर्फ वो लोग आपके ऑप्शनल के प्रैक्टिकल पार्ट को पूछते हैं। जैसे IB के इंटरव्यू में यही मुझसे पूछा गया था कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, प्रियम्बल में कौन से शब्द जोड़े गए थे। UPSC में तो ऑप्शनल से कुछ पूछा ही नहीं, बस थोड़ा सा ट्राइब्यूनल से पूछा था, वो भी ऑप्शनल का मैं पार्ट नहीं मानता। IR से कुछ पूछा ही नहीं। तो और वही हमारे बाद एक तमिलनाडु की लड़की गई थी इंटरव्यू देने UPSC में, तो उनसे IR पे खूब पूछा जबकि उनका ऑप्शनल था भी नहीं। तो ये चीज़ है कि आप इस टेंशन में ना रहें कि आपको ऑप्शनल के बिल्कुल थ्योरी करने हैं, मार्क्स लेनिन, इन सब चीज़ों को उतना ध्यान आपको नहीं देना है। बस एक ओवरऑल अगर आइडिया है तो ठीक है। एक आध और बातें बता दूं मीडियम को लेके, आपको ये हो सकता है जैसे UPSC में आपसे मीडियम भरवाया जाता है डैफ में कि आपका मीडियम क्या होगा, बट BPSC या UP PCS में ऐसा कुछ नहीं होता, वो उनकी मर्जी है। हो सकता है कुछ बोर्ड, ऐसा मैंने सुना है, कुछ बोर्ड जैसे मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ, तो उनसे पूछा कि आप किस मीडियम में कंफर्टेबल हैं, तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम, तो उनसे इंग्लिश में पूछा और कुछ सवाल हिंदी में तब भी पूछा। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ उन्होंने कम्प्लीटली इंटरव्यू जो है वो हिंदी में लिया। हालांकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में था, बट आप कह नहीं सकते ना, क्योंकि मेरा बुरा एक्सपीरियंस हुआ था CAPF के इंटरव्यू में ऐसा कि मैं कह दिया था उनसे, उनको काफ़ी ऑड लगा था जब उन्होंने हिंदी में पूछा, तो मैंने कह दिया कि सर मैं अंग्रेजी में देना चाहता हूँ, अगर परमिशन आप दें तो। मतलब आप नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट, बिहार जैसे स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको थोड़ी हिंदी नहीं आती है, तो ये समस्या का विषय है। UP में उन्होंने बाइलिंगुअल पूछा था, एक मेंबर ने अंग्रेजी में, बाकी 3 ने हिंदी में पूछा था। तो दूसरी मेंबर ने भी कुछ सवाल हिंदी में पूछा था। बट बिहार में ऐसा मैंने देखा है कि नॉर्मली आपको हिंदी में ही इंटरव्यू देने को कहेंगे। तो आप प्लीज़ अगर अंग्रेजी मीडियम से हैं तो आप अपने आप को इस कदर ढालिए ताकि हिंदी के प्रश्नों का जवाब देने में आप सक्षम हो पाएँ। बाकी अगर कुछ भी मुझे लगेगा कि इंटरव्यू से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं लिस्ट बनाऊंगा, और उन क्वेश्चंस का जैसे कि आप DSP क्यों बनना चाहते हैं, आप बिहार में सर्विस क्यों देना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी के प्रति क्यों आपका रुझान है, इस तरह की चीज़ों को, या हॉबीज़ को लेकर के कि आपको किस तरह के हॉबीज़ उनको बतानी चाहिए, या किस तरह के हॉबीज़ अगर है तो क्या क्या जवाब देना चाहिए, एक और वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। धन्यवाद।